नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। पावर सेंटर में आज बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बह रही उल्टी गंगा की। ये सियासत की उल्टी गंगा है जो राजभवन से इन दिनों बहना शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आजकल एक फायर ब्रांड वाले नेता की छवि में हैं। वह जिस विश्वविद्यालय में भी जाती हैं वहाँ की समस्याओं और अव्यवस्था की पोल खोल कर रख देती हैं। राज्यपाल के सवाल से कार्यपालिका घबराई हुई है। उनके तीखे सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा मचाए हुए हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपनी ही सरकार की कार्यशैली और व्यवस्थाओं से नाराज हैं, या वो सार्वजनिक मंचों से इस मामले को उठाकर प्रशासनिक सुधार के लिए कोई आईना दिखा रही हैं। राज्यपाल के बयानों से विश्वविद्यालयों में चल रही तमाम सारी कमियों के बारे में लोगों को जानने का मौका मिला। ऐसा बहुधा कम होता रहा है क्योंकि कोई भी राज्यपाल अपनी ही सरकार के विश्वविद्यालयों के छात्रावासों के खाने पीने की व्यवस्था की कभी इतनी खुलकर आलोचना नहीं करता था। यहाँ तक कि सरकारी योजना स्कूटी की भी उन्होंने बात कही। अगर प्रदेश का प्रथम नागरिक ये कह रहा है तो विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंदाज बदला बदला क्यों है। अचानक से जिन मंचों पर मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है, उसी मंच पर राज्यपाल खुलेआम प्रशासन और सरकार की कमियां गिना रही हैं। तो कोई नाराजगी की बात तो है। अब वो व्यवस्था से है वो या स्थानीय विश्वविद्यालय के प्रशासन से है। अलीगढ़ में उन्होंने सबसे पहले बोला जब स्कूटी योजना गरीब बच्चियों को दी जानी थी और लेट हो रही थी, और उनके बोलने के बाद सरकार ने कैबिनेट से स्कूटी योजना पास करके नियमों में संशोधन करके अब उसको अमली जामा पहना दिया 400 करोड़ रुपए से। इसके बाद गोरखपुर में उन्होंने खराब खाने और हॉस्टल की बदहाल व्यवस्था को लेकर साफ तौर पर नाराजगी जताई। ये भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसी गोरखपुर से विराजमान हैं। गोरखपुर सत्ता के लिहाज से एक प्रतीकात्मक शहर बना हुआ है और मुख्यमंत्री का राजनीतिक और आध्यात्मिक आधार दोनों गोरखपुर से ही है। लेकिन जब गोरखपुर में ये सवाल निकला कि यहाँ की हालत इतनी खराब क्यों है, तो लोगों ने ये भी सवाल किया कि जब गोरखपुर में ये हाल है तो और विश्वविद्यालयों की हालत क्या होगी प्रदेश में। राज्यपाल ने जहाँ गई, चाहे कानपुर चाहे लखनऊ, हर जगह उन्होंने कभी मेस में घटिया खाने को, कभी सीलन युक्त दीवारों को और कभी हॉस्टल में बच्चों के रहने की सुविधाओं पर लताड़ा है जम के। खाने में मसाला तक घटिया मिल रहा है, इसकी बात उन्होंने कही है। तो ये कोई मामला मामूली नहीं है। राज्यपाल मंच से इसको बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि कमियां छुपाने के बजाय सामने लाया जाए। वो 7 सालों से राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। राज्यपाल ने ऐसा क्या हुआ कि अचानक से रुख बदल लिया और अपनी ही डबल इंजन की सरकार को उन्होंने कई सारे आईने दिखा डाले। तो कुछ तो मामला है, लेकिन अब चूंकि बड़े लोगों की बात है, बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आती। एक बात अच्छी है कि अगर गवर्नर विश्वविद्यालयों में बच्चों की शिक्षा को लेकर, खान पान रहने को लेकर गंभीर हैं तो सुधार होगा, दिखेगा। लेकिन विपक्ष ने, अखिलेश यादव ने इसको डबल नहीं ट्रबल वाली सरकार करार दे दिया है और कहा कि गोरखपुर मॉडल की पोल खुल गई है। कई सारे सवाल हैं
सरकार के कामकाज के तरीकों पर प्रहार है, बीजेपी की ये अंदरूनी लड़ाई है या कुछ और है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, सरकार सुशासन की अपनी उपलब्धि को जनता के बीच लेकर जा रही है, पेश कर रही है, और उसी उपलब्धि और उसकी व्यवस्था की कमी को राजभवन उजागर कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि कहीं ये उनकी कमजोरी बन जाए या चुनाव में बीजेपी को कमजोर साबित कर दे। उनकी पार्टी छोटी है लेकिन वो फैसले बहुत बड़े बड़े करते हैं। बात राष्ट्रीय लोकदल की जयंत चौधरी की, जिनकी पार्टी ने 1 महीने के भीतर 3 प्रदेश अध्यक्ष दिए उत्तर प्रदेश को। एक था, उसके रहते ही एक कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया, और कार्यवाहक अध्यक्ष 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाए थे कि तीसरा अध्यक्ष उन्होंने दे दिया। रालोद में संगठनात्मक बदलाव से अपनी जो राजनीतिक पहचान है उसको बदलने की एक कोशिश हो रही है, लेकिन उनके पास समस्या यह है कि उनके संगठन में कोई करिश्माई या जनाधार वाला नेता नहीं है, उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है। और सबसे हैरत की बात यह है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट और किसान वाली पार्टी है, वो पूर्वांचल में आखिर बार बार क्या संभावना तलाश रही है। उनके सारे अध्यक्ष इन दिनों पूर्वांचल से बन रहे हैं, जहां पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है। अमूमन सब जगह वो चुनाव भी नहीं लड़ाते हैं। इन नियुक्तियों के पीछे पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का क्या मकसद है? रालोद को क्या वो क्षेत्रीय पार्टी के टैग से निकालकर यूपी की पार्टी बनाना चाहते हैं? लेकिन यूपी की पार्टी बनने के लिए क्या कोई उनके पास ऐसा बेस है, आधार है, तैयार है, या वो पैदा करने में लगे हैं? ये सब कई सारे बातें आती हैं। अब उन्होंने रामाशीष राय की जगह बस्ती जिले के ऐश्वर्या राज सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ऐश्वर्या राज सिंह नौजवान हैं, राज परिवार से आते हैं, और उनके आने पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा राजनीतिक चर्चित चेहरा नहीं है कि उनकी कोई बहुत बड़ी पहचान रही हो प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले। और जितना लोग उनके बारे में अभी जान पाए, सिर्फ इतना कि उनके पिता लक्ष्मेश्वर सिंह हैं, जो 1991 में जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे। ये जो ऐश्वर्या राज सिंह हैं, ये 2017 में खुद आरएलडी के टिकट पर बस्ती से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। उसके बाद से वो गुमनाम जैसे थे, लेकिन अचानक से जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो सबका ध्यान इस ओर गया। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण आपको बताऊं कि ऐश्वर्या राज सिंह का राजा भैया से एक रिश्तेदारी का नाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐश्वर्या राज सिंह जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह के रिश्तेदार हैं। राजा भैया उनके फूफा लगते हैं, यानी कि राजा भैया की जो शादी हुई थी भानवी कुमारी से, वो इन्हीं के परिवार में हुई थी। तो अब ये देखना है कि एक तरफ जेएनजी का मुकाबला चल रहा है, दूसरी तरफ आरएलडी ने भी एक नौजवान अध्यक्ष दे दिया है, और वो राज परिवार से आते हैं। अब वो पार्टी को, नौजवानों को कितना अपने साथ जोड़ पाएंगे, उनके सामने एक चुनौती है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत खटकती है कि ऐश्वर्या राज सिंह राज परिवार से हैं, रजवाड़े हैं, और कार्यालय जो आरएलडी का है वो खंडहर होता जा रहा है। कार्यालय की हालत यह है कि ना तो बैठने लायक रह गया है, ना वहाँ कुर्सियाँ हैं, और राज परिवार के स्टेटस से वो मेल नहीं खा रहा है। पानी भरता है, छतें चूती हैं, और लोक दल ऐसे ही धीरे धीरे रिस कर आगे बढ़ रहा है। वो लखनऊ में और दिल्ली में दोनों जगह सत्ता के हिस्सेदार हैं, लेकिन उनके बैठने का कार्यालय दयनीय स्थिति में है, बरसात में चूता है। अब जब पार्टी और घर की स्थिति ऐसी होगी तो चाहे राजक बना दो, चाहे फकीर का बना दो, बैठेगा उसी हालत में। अब इस बार उनको बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना है,
बीजेपी काफ़ी संसाधन वाली पार्टी है, खा पी कर मोटी हो चुकी है और ये अभी दुबले थे, अब आए हैं थोड़ा से। पिछली बार 9 विधायक इनके जीते, अब आंकड़ा बढ़ाने की नई इबारत लिखनी है। अगर आंकड़ा इससे नीचे जाएगा तो फिर ऐश्वर्या राज सिंह के ऊपर जिम्मेदारी भी आएगी। उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं, उस पर उन्हें खरा उतरना है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जयंत चौधरी उनको कितनी ताकत देते हैं। अब राजनीतिक किस्सा कहानियों के बाद ब्यूरोक्रेसी की, आईएएस अफसरों के हलचल की। उत्तर प्रदेश में आने वाला जो महीना है वो ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आ रहा है, उसका इंतजार चल रहा है। तबादला सूची आने वाली है, प्रमुख सचिव और एसीएस लेवल पर बड़े परिवर्तन होंगे। लेकिन अगर ये नहीं भी होता है तो आगे 2 महीने के भीतर 3 शीर्ष बड़ी कुर्सियों में बदलाव तय है और जिसके लिए तमाम सारे नए चेहरों की तलाश चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। अर्चना अग्रवाल, दीपक कुमार, इन दोनों का रिटायरमेंट एक का सितंबर में है, एक का अक्टूबर में है। राजस्व परिषद की चेयरमैन है अर्चना अग्रवाल और आईआईडीसी एपीसी के पद पर हैं दीपक कुमार। 3 बड़ी कुर्सी खाली हो जाएगी। अर्चना अग्रवाल का तो सितंबर में है, यानी कि अगर देखा जाए तो 45 दिन बचा है। दीपक कुमार अक्टूबर में है। दोनों 1990 बैच के हैं। ये पद 1990 बैच अब समाप्त हो जाएगा यूपी से, फिर 91 और 92 का बैच आएगा जिसमें से कोई चेयरमैन बनेगा और कोई आईआईडीसी बनेगा या एपीसी बनेगा। 1991 बैच में सिर्फ 2 अफसर हैं, जिसमें एक है बाबूलाल मीणा और दूसरे हैं राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह इस समय होमगार्ड विभाग में एसीएस हैं और उनका रिटायरमेंट जुलाई 2027 में है। तो बहुत उम्मीद ये की जा रही है कि राजेश कुमार सिंह को अर्चना अग्रवाल की जगह उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया जाएगा। बाबूलाल मीणा कभी अप्रैल 2028 तक है उनकी नौकरी, यानी कि लगभग 1.25 साल है। उनके पास टाइम लंबा है और अभी वो एसीएस उद्यान विभाग में है और जैसी उनकी कार्यशैली है, हरकतें हैं, शायद उनको रेवेन्यू बोर्ड में या कोई इंपॉर्टेंट जगह सरकार बैठाएगी, नहीं तो फिर कोई नई कहानी आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा उसके बाद आईआईडीसी पद के लिए मारामारी शुरू होगी अक्टूबर में। 91 में अगर किसी को ये पद नहीं मिलता है, 2 ही लोग हैं, फिर 92 में अकेले अनुराग श्रीवास्तव हैं। अनुराग श्रीवास्तव आईआईडीसी बनते हैं या एपीसी बनते हैं, ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा, लेकिन सीनियरिटी में उन्हीं का क्लेम बनता है। 1992 बैच में बाबूलाल मीणा हो सकता है तब भी मैदान से किनारे ही रखे जाएं, उनको मौका ना मिले। तो अब 2 लोगों की संभावनाएं ज़्यादा हैं, राजेश कुमार सिंह और दूसरा अनुराग श्रीवास्तव। ये दोनों लोग पोजीशन पा सकते हैं। एक बात ये लगती है पिछली सरकारों के और योगी सरकार के भी कार्यकाल को देखते हुए कि आईआईडीसी और मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास पिछले काफ़ी समय से रहा है। ये दीपक कुमार जब आए तो ये पद अलग हुआ। हो सकता है कि सरकार आईआईडीसी का पद चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल को दे दे। एसपी गोयल जनवरी तक हैं अभी सेवा में। अगर एसपी गोयल को आईआईडीसी नहीं दिया जाता है तो एकदम साफ है कि 1993 बैच से आलोक कुमार, जो इस समय प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास हैं, वो नए आईआईडीसी बनेंगे। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। औद्योगिक विकास का उनके पास अनुभव है और पहले भी ऐसा रहा है, वो एसीएस हैं। आलोक कुमार को आईआईडीसी और एसीएस औद्योगिक विकास दोनों चार्ज दिया जा सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी में शीर्ष पर 90 बैच की विदाई हो रही है। 91, 92 और 93 बैच तक ये तीनों पद बटेंगे और इसमें 3 ही नाम हैं, राजेश सिंह, अनुराग श्रीवास्तव और आलोक कुमार, और आईडीसी में चौथा चीफ सेक्रेटरी को चला जाए। इसके अलावा 5वां कोई नाम
अभी फिलहाल आने वाला नहीं है। तो अभी तो ये कुर्सी खाली होने की स्थिति के बदलाव हैं, लेकिन उसके पहले प्रमुख सचिवों और एसीएस लेवल में एक बड़े बदलाव इंतजार कर रहा है, और वो कुछ ही दिनों के भीतर वो सूची आपके सामने होगी, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रमुख सचिव बदले जाएंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बदलाव हो, पीडब्ल्यूडी में भी हो, और कई जगहों पर हो। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों आजम खां को लेकर फिर गरमाई हुई है। हालांकि वो जेल में बंद हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया कि आजम खां जब बाहर आएंगे और सरकार बनी तो उन्हें गृह मंत्री बनाया जाएगा। यानी कि सियासत में बदले की एक भावना भड़क रही है, और आजम खां गृह मंत्री बनेंगे या सपा की सरकार बनेगी, इन सब बातों के इतर एक और चर्चित खिलाड़ी हैं इस समय, और वो हैं आंजनेय कुमार सिंह, जो आजम खां के जिले में डीएम थे, जिन्होंने जौहर विश्वविद्यालय को नेस्ता नाबूद करने की शुरुआत की, आजम खां के परिवार के कैरियर को ख़त्म कर दिया। उनका बेटा, उनकी पत्नी आजम खां सब जिनकी वजह से जेल गए। एक ऐसा अफसर जिससे टकराने के बाद आजम खां का पूरा कैरियर तबाह हो गया, परिवार बर्बाद हो गया। वो आंजनेय कुमार सिंह अब उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। अब कहानी सुनिए। 2005 बैच के वो आईएएस अफसर हैं, सिक्किम कैडर के हैं, यूपी में 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए थे, और अखिलेश यादव की सरकार में आए थे 2015 में, और अखिलेश यादव ने ही उनको फतेहपुर का और फिर बुलंदशहर जिले का डीएम बनाया। अब आप ताज्जुब देखिए कि जिसने आंजनेय कुमार सिंह को 2-2 जिलों का डीएम बनाया, सरकार बदल गई 17 में, वो बीजेपी के करीबी हो गए, और 2019 में रामपुर के डीएम बना दिए गए। रामपुर का डीएम बनते ही एक लोकसभा का चुनाव चल रहा था, और आजम खां ने मंच से, मायावती के साथ उस समय गठबंधन था अखिलेश यादव का, मंच से आजम खां ने कहा कि ये सब तनखैयां हैं जो आज सख्ती कर रहे हैं चुनाव में, और जिस दिन सरकार बनेगी इनसे जूते साफ कराऊंगा। आजम खां का वो बयान हेट स्पीच में दर्ज हुआ, और उसका मुकदमा हुआ, और उसके बाद उसमें उनको सजा हुई। वही दिन था आंजनेय कुमार सिंह से आजम खां की दुश्मनी ऐसी चली कि आज तक लगभग 8 साल होने जा रहा है, छूटी नहीं, खत्म नहीं हुई। और सरकार ने भी पीछे से पूरा जोर लगा दिया कि आंजनेय कुमार सिंह हटने न पावे, डटे रहें। और जब तक उनको डीएम रखा, और जब वो सेक्रेटरी बन गए, तो रामपुर मंडल का जो मंडल है उसमें मुरादाबाद, उसका उनको कमिश्नर बना दिया। तब से लेकर आज तक आंजनेय कुमार सिंह मुरादाबाद के मंडल आयुक्त हैं। शायद उत्तर प्रदेश में 5 साल तक कोई किसी मंडल में कमिश्नर रह पाया होगा, ये भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस रिकॉर्ड के इतर आंजनेय कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति का एक नया रिकॉर्ड बनाया। 7 बार उनको यूपी में रहने के लिए एक्सटेंशन दिया गया प्रतिनियुक्ति का। 4 बार 1-1 साल के लिए दिया गया, फिर 2 बार 6-6 महीने के लिए दिया गया, फिर 1 साल के लिए दिया गया। उनकी उत्तर प्रदेश में 2020 में प्रतिनियुक्ति पूरी हो गई थी, जाना चाहिए था, लेकिन योगी सरकार के वो चहेते अफसर बने और उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जाने लगा, सिर्फ इसलिए कि आजम खां पर उन्होंने 100 से ज़्यादा मुकदमे लदवाए। ऐसा आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में किसी अफसर को इतना लंबा कार्यकाल नसीब नहीं हुआ। आजम खां की कार्रवाई का इतना बड़ा उनको इनाम मिला, इतना बड़ा इनाम तो वैसे भी किसी को नहीं मिला। वह देश में इकलौता उदाहरण है। अब सवाल ये उठता है कि आंजनेय कुमार सिंह को क्या 8वीं बार भी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाएगा गृह मंत्रालय, या जैसा कि उन्होंने 4 छोड़ दिया है, डीएम को 4 सौंप के दिल्ली चले गए हैं। अब मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त का पद खाली है, लेकिन पिछली बार भी ऐसा हुआ था, वो 4 छोड़कर चले गए थे 14 अगस्त को। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनको फिर से प्रतिनियुक्ति का आदेश मिल गया और वो वापस आकर ज्वाइन किए थे।
तो इस बार भी क्या वैसा होगा या वो सिक्किम वापस जाएंगे। हालांकि चर्चा इस बात की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको एनओसी दे दी है और वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं, यानी कि वो अभी सिक्किम नहीं जाएंगे, सेंट्रल डिप्यूटेशन में फिर से चले जाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी किस्मत लेकर वो रामपुर के डीएम बने थे, जिस दिन से उनका सितारा आज तक कहीं बुलंदी से नीचे नहीं उतरा। लेकिन हर चीज़ की एक मियाद है, वो पूरी होगी, आपको जाना होगा। आज की तारीख में हालत यह है कि आंजनेय सिंह अब मुरादाबाद के कमिश्नर नहीं हैं, वो रिलीव हो चुके हैं, अब वो केंद्र में जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा उनको याद रहेगी, अतीत पीछा करता है। एक डर हमेशा बना रहता है ब्यूरोक्रेट्स के साथ कि अगर सरकार बदली तो क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से बयान आए, चाहे अखिलेश यादव के हों, चाहे शिवपाल यादव के, समाजवादी पार्टी के, वो आंजनेय सिंह के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। ये अलग बात है कि वो ईश्वर से मनाएं कि सत्ता परिवर्तन ना हो, बीजेपी लंबे समय तक शासन में रहे। आजम खां भी अपने बड़बोलेपन का और सत्ता के दुरुपयोग का, भैंस खुजवाने का, मुजफ्फरनगर दंगे का खामियाजा भोग रहे हैं। एक बार 23 महीना, एक बार 27 महीना, फिर एक बार साल भर। अभी ये कितना लंबा चलेगा पता नहीं। जेल की सलाखें उनका मुकद्दर हैं, वो उससे बाहर निकल पाएंगे या वहीं रह जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। भविष्य किसी का किसी ने नहीं देखा है, लेकिन तलवार की धार पर दोनों हैं। फिसले इधर आजम खां कटे हुए हैं, उधर फिसले तो आंजनेय सिंह के लिए भी खतरे की घंटी है। यूपी की सियासत में कभी अफसर और राजनेता का इस तरह से सीधा मुकाबला नहीं देखा गया था, लेकिन बहुत कुछ समय तय करेगा। अभी निश्चित तौर पर कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। बस इतना ही कहना मुनासिब होगा कि सत्ता के इशारे पर जो अफसर नियम कानून के इतर जाकर काम करते हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग नियम कानून के साथ रहते हैं, उनको हमेशा इस बात का लाभ मिला है कि उनकी मजबूरी थी, सरकार का कहना था, लिहाजा उनको करना था। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि वक्त हर चीज़ का अपने समय के हिसाब से इंसाफ करता है। आज किसी के पक्ष में है, कल किसी के पक्ष में। मुनव्वर राना साहब का एक बहुत शानदार शेर है, सुनिएगा। अपने बाजू पे मुकद्दस सी एक आयत बांधे, घर से निकला हूँ इमामों की ज़मानत बांधे। कितना मुश्किल है विरासत को बचाए रखना, दर बदर फिरता हूँ गठरी में सराफत बांधे। हम गुनहगार सही, उनसे बहुत अच्छे हैं, जो झुके रहते हैं दरबारों में पगड़ी बांधे। नमस्कार।